हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिद्धार्था जॉब पॉइंट पर। आज का टॉपिक है आनुवांशिकता और वातावरण से। आनुवांशिकता और वातावरण से संबंधित एक वीडियो बना चुके हैं, ये पार्ट 2 है। उस वीडियो को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएंगे और वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे आनुवांशिकता की प्रक्रिया और आनुवांशिकता के कुछ नियम। आनुवांशिकता के नियम के तहत समानता का सिद्धांत, विभिन्नता का सिद्धांत, अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, मेंडल का भी कुछ पार्ट देखे थे, मेंडल का भी कुछ कहानी सुने थे हम लोग। उसके बाद जीव सांख्यिकी का नियम। तो आज का टॉपिक आज जो होगा ये मेंडल के नियम से संबंधित है। यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं और इसके साथ ही वातावरण को भी कवर करेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। जो नए सब्सक्राइबर हैं, जो नए वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मेंडल का नियम में हम लोग पिछले वीडियो में देख रहे थे कि मेंडल ने अपना पहला प्रयोग मटर पर किया था और मटर पर करने के क्रम में वो 2 तरह के मटर को बोया था, संकर करवाया, बड़ी मटर और छोटी मटर। जब उसको संकर करवाया गया, क्रॉसिंग कराया गया, तो उससे जो मटर प्राप्त हुए वो मटर था हाइब्रिड, यानी संकर 100% हो गया। फिर उस मटर को फिर बोया उसने, तो उसको 3 तरह का मटर प्राप्त हो गया, बड़ी मटर, छोटी मटर और संकर मटर। तो बड़ी मटर और छोटी मटर 25% और संकर मटर 50%। फिर संकर मटर को बार बार बोया गया तो बड़ी मटर और छोटी मटर ही मिला, संकर मटर बीच में गायब हो गया। अब देखिए दूसरा प्रयोग उसने जो किया था वो चूहा पर किया था। उसने 2 तरह के चूहों को एक साथ रखा था, काला चूहा और सफ़ेद चूहा। तो काला चूहा में एक नर था और एक मादा था। तो दोनों को जब साथ में रखा तो उससे जो संतान प्राप्त हुए तो वो सभी चूहे काले हो गए। फिर उन सभी प्राप्त संतानों को एक साथ रखा तो उसमें कुछ संतान काले हो गए और कुछ संतान सफ़ेद हो गए। अब देखिए इसके निष्कर्ष से क्या निकलता है कि यहाँ हम लोग कई चीज़ देखते हैं कि यहाँ पर काला चूहा और सफ़ेद चूहा था, तो दोनों में से सिर्फ काले चूहे क्यों हो गए? काले चूहे इसलिए हो गए कि ये बायोलॉजिकल इशू है। बायोलॉजिकल इशू क्या है कि किसी भी माता पिता में से किसी एक का जीन, जिसका जीन मजबूत होता है, उसकी विशेषताएं उसके संतान में चले जाता है। तो इसमें काला चूहा का जीन यदि मजबूत था तो काला चला गया, यदि सफ़ेद का जीन होता तो सभी संतान सफ़ेद हो जाते। अब इन काले चूहों को जब एक साथ रखा गया तो उसमें उसको 2 तरह के चूहे प्राप्त हुए। अब यहाँ पर किसी के भी माता सफ़ेद नहीं है, लेकिन यहाँ पर सफ़ेद चूहे प्राप्त हो रहे हैं। काले चूहे हो रहे हैं तो इसका मतलब माता पिता कोई काले हैं तो इसलिए काले हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सफ़ेद होने का कारण क्या है कि जब माता पिता के गुण को त्याग कर पिछली पीढ़ियों के गुण को ग्रहण कर लेता है तो इसी को कहते हैं हम लोग मेंडल के नियम से प्रत्यागमन के सिद्धांत का प्रतिपुष्टि होना। प्रत्यागमन के सिद्धांत का प्रतिपुष्टि होना। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पर सफ़ेद हैं, ये माता पिता के जीन को त्याग दिया, गुण को त्याग दिया। या मान लिया जाए कि माता पिता और उसके पूर्वजों में से जिसका जीन मजबूत होगा वो चला गया और इसका जीन क्या हो गया, सुषुप्ता अवस्था में रह गया, इस वजह से ये सफ़ेद हो गए। तो इनके प्रयोग से कुछ निष्कर्ष निकलते हैं। पहला निष्कर्ष कि जो भी प्राणी या वस्तु या जीव होते हैं अपने वंश क्रम के आधार पर अगली पीढ़ियों में जब वो विकास के क्रम में बढ़ रहा होता है तब वो पिछली पीढ़ियों के गुण को हासिल कर लेता है। आप देख रहे हैं कि बड़ी मटर और छोटी मटर से उसने शुरू किया और लास्ट में उसको बड़ी मटर और छोटी मटर ही प्राप्त हुआ। पहला निष्कर्ष क्या हुआ कि कोई भी वर्णसंकर प्राणी है, ये प्राणी अपने मौलिक गुणों के ओर, मौलिक या सामान्य गुणों की ओर अग्रसर होता है। सामान्य गुणों की ओर अग्रसर होता है। यानी जो मौलिक चीज़ था ये वर्णसंकर हो गया। ये वर्णसंकर धीरे धीरे कहाँ कवर कर रहा है, कहाँ पहुँच रहा है? जो उसका मौलिक चीज़ था, जो उसका सामान्य चीज़ था। दूसरी विशेषताएं यहाँ से कि यहाँ पर देख रहे हैं कि माता पिता में से जिसका जीन मजबूत होता है
जिसका जीन मजबूत होता है उसी का गुण उसके संतान ग्रहण कर लेते हैं या उसी का गुण उसके संतान में चले जाते हैं। तीसरी बात कि ये जीन जो ग्रहण करते हैं या गुण जो ग्रहण कर लेते हैं या गुण संतानों में चले जाते हैं, तो इसका दो वजह है कि माता पिता में से किसी का जीन अधिक प्रबल होगा, जिसका अधिक होगा उसका गुण जाएगा। अब चौथी बात यह है कि जब माता पिता के गुणों को छोड़कर वो अपने पिछली पीढ़ियों के गुण को ग्रहण कर लेता है, तो इसको कहते हैं हम लोग प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन का नियम। पांचवा चीज़ है कि माता पिता के गुणों को छोड़कर कोई संतान क्यों गुण को ग्रहण कर लेता है, तो माता या पिता में से या दोनों का यदि कोई गुण जो जीन निर्धारित करते हैं, कोई जीन यदि सुषुप्ता अवस्था में है और उसके पूर्वजों का गुण जो सुषुप्ता अवस्था में था वो सक्रिय हो जाना, यानी जिस पीढ़ी का जीन सक्रिय हो जाएगा उसी का गुण उसके संतान में जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इस आधार पर हम लोग देख सकते हैं कि यदि माता पिता के गुण तो वंशानुक्रम के आधार पर जाते ही हैं। यहाँ पर देख रहे हैं क्या, यहाँ पर माता पिता दोनों काले हैं लेकिन सफ़ेद हो गए हैं। इससे ये साबित नहीं होता है कि ये कहीं और गया होगा। आगे देखते हैं हम लोग वातावरण को। वातावरण किसको कहते हैं? वातावरण को पर्यावरण भी कहते हैं। और हम लोग ईवीएस में देखते भी हैं पर्यावरण का अर्थ क्या होता है। दो शब्दों से मिलकर बना है, परि और आवरण, जिसमें परि का अर्थ होता है चारों तरफ और आवरण का अर्थ होता है घेरा हुआ। लेकिन सीडीपी में हम लोग बाल विकास के संदर्भ में पर्यावरण को देखेंगे। पर्यावरण या वातावरण वो चीज़ है जो किसी भी मनुष्य या प्राणी को उसके जीवन जीने को प्रभावित करे, जीवन जीने में उसको प्रभावित करे, उसको वातावरण कहा जाता है। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिक इसको एक ही तरह से घुमा फिराकर इनकी परिभाषा देते हैं। और जहाँ वातावरण की बात करें तो वातावरण दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक वातावरण और दूसरा बाह्य वातावरण। आंतरिक वातावरण और दूसरा बाह्य वातावरण। ये आंतरिक वातावरण का आशय है, आंतरिक वातावरण से मतलब है कि किसी भी शिशु जो गर्भ में पल रहे हैं उसको मिलने वाला वातावरण, किसी भी शिशु को जो गर्भावस्था में मिल रहा है वातावरण, उसको कहते हैं हम लोग उसको कहते हैं हम लोग आंतरिक वातावरण। अब जैसे गर्भ में पल रहे हैं तो उसको कैसा उसका पोषण मिल रहा है, कैसा खाना पीना मिल रहा है, या फिर माता का स्वास्थ्य किस तरह से है, या फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अल्ट्रासाउंड लिखता है, एक्सरे लिखता है तो उसका प्रभाव उसको पड़ता है, या फिर कोई दवाई वगैरह लिख दी जाती है तो प्रभाव पड़ता है। यदि शिशु गर्भ में पल रहे हैं, माता नशीली पदार्थों का सेवन करते हैं तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो यानी जब तक गर्भ में रहते हैं और उस समय जिस तरह का उसको खान पान भोजन मिलता है उसको कहते हैं हम लोग आंतरिक वातावरण। और बाह्य वातावरण, शिशु जैसे ही जन्म लेता है तो कई तरह के बाह्य वातावरण होते हैं, जैसे कि प्राकृतिक वातावरण, यानी प्राकृतिक वातावरण के अंतर्गत जैसे वहाँ का हवा पानी कैसा है, हवा पानी उसको किस तरह से मिल रहा है। फिर जो है उसका आर्थिक वातावरण। अब किसी भी परिवार का आर्थिक बैकग्राउंड खराब हो, आर्थिक रूप से कमज़ोर होगा तो लालन पालन उसके हिसाब से नहीं हो पाएगा, उसको अच्छा वातावरण नहीं मिल पाएगा। तीसरा देखिए, इसके अलावे भी देखिए यहाँ तक कि वाटसन कहता है क्या आप हमको शिशु को जन्म देकर दे दीजिए, हम चाहें जो कुछ भी बनाएं, उसको डॉक्टर बनाएं, वकील बनाएं, इंजीनियर बनाएं या फिर चोर बना दें। तो वाटसन सबसे अधिक दोनों में से, वातावरण और आनुवांशिकता में दोनों में से वाटसन सबसे अधिक वातावरण को महत्व देता है। वातावरण, अब देखिए ये आर्थिक वातावरण हो गया। अब एक और है सामाजिक वातावरण। अब शिशु किस समाज में
पल रहा है, उसका समाज कैसा है, वहाँ का परंपरा कैसा है, वहाँ का संस्कृति कैसा है, वहाँ का धर्म कैसा है, वहाँ का रहन सहन कैसा है, तो जिस तरह का उसका सामाजिक वातावरण होगा, शिशुओं का विकास भी उसी तरह से होगा। तो ये वातावरण दो प्रकार के, एक आंतरिक वातावरण जो शिशु गर्भाशय में रहता है, तो जो वातावरण उसको मिलता है उसको कहते हैं हम लोग आंतरिक वातावरण, और शिशु को जन्म के बाद मिलने वाले वातावरण को कहते हैं हम लोग बाह्य वातावरण। अब देखिए यहाँ से प्रश्न कैसे रहता है, अभी हम लोग दोनों को कंपैरिजन करके देखेंगे, आनुवांशिकता और वातावरण को, और वहीं से प्रश्न रहते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे। अब ये वंशानुक्रम और वातावरण को हम लोग देखें तो क्या बालकों पर कोई प्रभाव इसका पड़ता है, आनुवांशिकता और वातावरण का? हाँ, पड़ता है। शारीरिक रचना पर प्रभाव। अब आनुवांशिकता का प्रभाव शारीरिक रचना पर पड़ता है, जैसे कि जिस जीव के संतान होंगे वो जीव उसी तरह का होगा, उसकी बुद्धि भी उसी तरह की होगी, उसका बनावट भी उसी तरह का होगा। यदि कोई जंतु है तो जंतु के संतान का बनावट जंतु के तरह होगा, यदि मनुष्य है तो मनुष्य के संतान की बनावट मनुष्य के तरह होगा। तो ये आनुवांशिकता का ही कारण है कि शारीरिक रचना पर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावे शारीरिक रचना के अंतर्गत कद हो, लंबाई हो, रंग हो, रूप हो, जिस तरह के माता पिता के रंग होंगे, जिस तरह का लंबाई होगा, उस तरह का उसके संतान भी बड़े होने पर हो जाते हैं। दूसरा, मानसिकता पर प्रभाव। मानसिकता क्या है कि जो मस्तिष्क का काम है, जैसे सोचना, समझना, चिंतन करना, कल्पना करना, तर्क करना, समस्या समाधान का तरीका खोजना, ये सब मानसिकता पर प्रभाव है। इसको कहते हैं मानसिकता। तो जो ये मानसिकता और शारीरिक रचना दोनों का प्रभाव जो है वातावरण का भी पड़ता है और मानसिकता पर भी पड़ता है। अब देखिए, मान लिया जाए शारीरिक रचना अच्छी तरह से, शारीरिक रचना, कोई भी मनुष्य है, कोई भी माता पिता है, अच्छे संतान, स्वस्थ संतान को जन्म दे दिया और वो वातावरण में आ गया, उसको अच्छे से भोजन नहीं मिले, उसको अच्छे से हवा पानी नहीं मिले, क्या होगा? उसका विकास या उसका रचना बदल जाएगा, उसका स्थिति आकार बदल जाएगा, यानी उसका ग्रोथ रुक जाएगा। तो शारीरिक रचना पर प्रभाव वातावरण का पड़ता है। जिस तरह से मान लिया जाए कि कोई स्वस्थ बीज है, उस बीज को हम ज़मीन में डाल दिए तो स्वस्थ पौधा निकलेगा, और उसको यदि हम समय पर पानी नहीं दें, समय पर उर्वरक नहीं दें, समय पर उसका देखभाल नहीं करें, खरपतवार वगैरह नहीं निकालें, तो उसका ग्रोथ जिस तरह से रुक जाता है, उसी तरह शारीरिक रचना और मानसिकता दोनों पर, आनुवांशिकता और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। चरित्र पर शोध करते हुए एक मनोवैज्ञानिक थे डगडेल। इस डगडेल ने क्या किए कि एक फैमिली था ज्यूकस की फैमिली पर उसने शोध किया था। ज्यूकस 2 शादी किए थे, एक चरित्रवान महिला से और दूसरा चरित्रहीन महिला से। तो चरित्रवान महिला से जो संतान प्राप्त हुए उनमें 80-90% जो संतान थे वो चरित्रवान हो गए, और चरित्रहीन महिला से जो संतान प्राप्त हुए उनमें से 80-90% संतान उसके चरित्रहीन हो गए। तो इसके आधार पर डगडेल ने साबित किया वंशानुक्रम का प्रभाव चरित्र पर पड़ता है, एक बात। दूसरी बात, वातावरण का भी पड़ता है। अब मान लिया जाए कहीं का वातावरण गलत है तो कोई भी शिशु, उसका चरित्र उसके हिसाब से हो जाएगा। यदि उसके सोसाइटी का रहन सहन, बोल चाल गलत है तो उसके चरित्र पर प्रभाव पड़ जाता है, उसका चरित्र बदल जाता है। व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव, ये व्यावसायिक योग्यता पर भी प्रभाव दोनों का पड़ता है। बुद्धि, व्यावसायिक योग्यता क्या हुआ कि मान लिया जाए उसके पूर्वज जो योग्यता, जो व्यवसाय करते हैं, उस व्यवसाय को उसके संतान आसानी से सीख लेते हैं। तो ये आनुवांशिकता भी हो गया, और वातावरण के तौर पर क्या हो गया कि जैसे वो जन्म लिया तो व्यवसाय करने वाले लोगों के संपर्क में आया तो वो व्यवसाय को सीख गया। तो वातावरण और आनुवांशिकता दोनों का प्रभाव इस पर भी पड़ता है। बुद्धि पर प्रभाव, अब ये बुद्धि से संबंधित हम लोग देखे थे कि जैसे माता पिता रहेंगे, तीव्र बुद्धि वाले होंगे तो संतान भी तीव्र बुद्धि वाले होंगे, यदि मंद बुद्धि वाले होंगे तो संतान भी मंद बुद्धि वाले होंगे। लेकिन ये 100% सही नहीं है। मेरा मानना है कि बुद्धि ये सीखी हुई चीज़ है, ये वातावरण से सीखा जाता है। तो जहाँ का वातावरण जैसा होगा उसके अंदर बुद्धि भी वैसी होगी। ये स्वास्थ्य और समायोजन ये मुख्य रूप से रिलेटेड हैं वातावरण से। वातावरण का इन दोनों पर प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य पर प्रभाव, यदि गलत वातावरण में, अशुद्ध वातावरण में या गंदगी वाला वातावरण में रहते हैं तो उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ जाता है। इसके अलावे आनुवांशिकता का भी प्रभाव पड़ता है। मान लिया जाए कोई माता पिता है
वो किसी ऐसे बीमारी से ग्रसित हैं जो आनुवांशिक रूप से चले, यानी जन्मों-जन्म चले। यदि माँ को वो बीमारी है तो उसके संतान को भी वो बीमारी होता है, तो उसको कहते हैं हम लोग आनुवांशिक बीमारी। तो मान लिया जाए कि कोई माता पिता किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित हो जाए तो उसके संतान में भी वो बीमारी आ जाएगा। तो इस तरह दोनों पर प्रभाव पड़ता है। समायोजन क्षमता पर प्रभाव, देखिए वातावरण चेंज होने पर जो है ना, लोग समायोजन करना पड़ता है लोगों को। आप जहाँ रहते हैं, हम जहाँ रहते हैं, उसका एक सोसाइटी होता है, उसका एक परिवार होता है, उसमें उस बीच में आप अपने आप को समायोजित कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं और उसके हिसाब से चलते हैं। मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति अपने वातावरण को चेंज कर देता है या दूसरी जगहों पर चले जाते हैं तो वहाँ उसको समायोजन करने में कुछ समय लग जाता है। हम बार बार उदाहरण भी अपने क्लास में देते हैं कि मान लिया जाए किसी लड़की की शादी हो जाए और अपने मायके को छोड़कर ससुराल जाना पड़े, तो मायके का वातावरण और ससुराल का वातावरण उस लड़की के लिए अलग अलग हो जाता है। और मायके में जो आज़ादी, जो स्वतंत्रता, जो रहन सहन, जो खान पान या जो तौर तरीका जीने का था, वो जीने का तरीका ससुराल में उसको नहीं मिलेगा और धीरे धीरे वो समायोजन करने में क्या होता है, प्रभाव कर देता है, समायोजन क्षमता पर उसको प्रभावित कर देता है। देखिए ये तो था कि वंशानुक्रम यानी आनुवांशिकता और वातावरण पर बालकों का क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ से प्रश्न क्या आता है, एक शब्द है प्रकृति पोषण। यहाँ से कई बार हर सीटेट में क्वेश्चन आता है प्रकृति पोषण विवाद। ये प्रकृति पोषण विवाद क्या है कि देखिए किसी भी शिशु का जन्म लेना ये प्रकृति है, किसी भी शिशु का जन्म लेना ये प्रकृति है जिसको हम लोग जैविक कहते हैं। और जो जीव होते हैं, जो सजीव होते हैं, उसी में ये लक्षण होता है। और ये जैसे जन्म ले लेता है तो जन्म लेने के बाद लालन पालन पोषण करना पड़ता है, जो कि वातावरण का काम है, जो वातावरण का काम है। तो अब यहाँ से प्रश्न पूछता है कि प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो प्रकृति आनुवांशिकता से संबंधित है और पोषण वातावरण से संबंधित है। याद रखिएगा, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है प्रकृति पोषण विवाद किससे संबंधित है। एक बात। दूसरी बात कि यदि क्वेश्चन रहता है कि बालकों का निम्नलिखित में से बालकों के विकास पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है, और उसमें अक्सर ऑप्शन रहता है कि आनुवांशिकता का प्रभाव, दूसरा वातावरण का प्रभाव और तीसरा आनुवांशिकता तथा वातावरण के अंतःक्रिया का परिणाम है। यानी बालकों का विकास ही नहीं, किसी भी जीव जंतु का जो विकास होता है वो आनुवांशिकता तथा वातावरण के अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। किसी एक की गैर मौजूदगी में हम उस बालक का या उस प्राणी के विकास का, संपूर्ण विकास का कल्पना नहीं कर सकते। जैसे हम उदाहरण दिए, यदि स्वस्थ बीज है, पौधा तो स्वस्थ जन्म ले लिया, अब उसको कंडीशन सही नहीं मिले, वातावरण सही नहीं मिले, इन्वायरमेंट सही नहीं मिले, अच्छे से सिंचाई नहीं मिले, अच्छे से उर्वरक नहीं मिले, अच्छे से देखभाल नहीं हो, तो क्या होगा, उसका विकास प्रभावित हो जाता है। तो उसी तरह कोई शिशु जन्म लेता है, स्वस्थ शिशु जन्म ले लिया और उसको वातावरण ही अच्छे से नहीं मिले, तो इस वजह से क्या होता है, उसका विकास प्रभावित होता है। तो ऐसे क्वेश्चनों का यदि पूछे कि शिशु के विकास पर या बालकों के विकास पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है, तो आनुवांशिकता वातावरण दोनों का बराबर पड़ता है, ये भी नहीं मान सकते, दोनों के अंतःक्रिया का परिणाम है। किसी एक का इम्पोर्टेंस इसमें है ही नहीं, इम्पोर्टेंस है तो किसका, दोनों का है। तो ऐसे प्रश्नों का आंसर हमेशा सी नंबर होता है। अब सी नहीं मार दीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा कि उसमें आनुवांशिकता तथा इसी ऑप्शन को घुमा के लिख सकता है सी में ए तथा बी दोनों, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस तरह भी हो सकता है। तो आप गौर कर लीजिएगा। ये था वीडियो, इससे संबंधित आनुवांशिकता और वातावरण का एक और वीडियो बनाए हैं पार्ट 1, उसको डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके आप देख लीजिएगा, तभी ये वाला वीडियो थोड़ा समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी हो, और जो नए वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अब यहाँ तक पहुँच गए तो कम से कम चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपका मोटिवेशन हमको वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।